आर्मी के पूर्व चीफ जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है। समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, इवन दो ये किताब अभी अनपब्लिश्ड है, क्योंकि इस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के बाद पब्लिशर इस मोमेंट पर भारत की रक्षा मिनिस्ट्री से क्लियरेंसेस प्राप्त कर रहा है कि उस बुक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बार क्लियर ऑफिशियली हो जाएं तो फिर फाइनली वो किताब पब्लिश कर दी जाए। लेकिन इशू क्या है? 31 अगस्त 2020 का दिन था। उस समय आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने रात 8:15 पर एक फ़ोन कॉल जनरल नरवणे को, जो कि उस समय के आर्मी चीफ थे, उनको किया। फ़ोन कॉल में जनरल जोशी जो थे उन्होंने ये बात बताई कि उनकी ट्रूप्स जो नॉर्दर्न कमांड की हैं उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है और उनको एक विजिबिलिटी में आया है कि 4 चाइना के टैंक्स और कुछ इन्फेंट्री के यूनिट्स जो हैं वो ईस्टर्न लद्दाख के रेचिनला एरिया के पास आ रहे हैं। अब ये जानकारी जब उन्होंने जनरल नरवणे को दी, इसके बाद उन्होंने पूछा कि जनरल नरवणे से कि आप बताइए कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट में करना क्या है। सवाल उठता है कि चाइना के ये 4 टैंक और कुछ इन्फेंट्री जो है ये रेचिनला के पास आफ्टर ऑल कैसे पहुंची। 2020 में खास करके जुलाई अगस्त के महीने में चाइना जिनजियांग में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव था कि चाइना यहाँ पर एक सिम्युलेटेड तरीके से प्रैक्टिस करना चाहती थी कि कल को अगर आवश्यकता हुई तो क्या चाइना अपनी आर्मी को अफगानिस्तान भेजने के लिए सक्षम है या नहीं है। वो परिस्थिति इसलिए अराइज हुई क्योंकि 2020 में अफगानिस्तान की परिस्थिति डिटीरियोरेट कर रही थी। इस डिटीरियोरेशन की वजह से चाइना को बार बार डर लग रहा था और उसको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके जो आर्थिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ मिलिट्री के यूनिट्स भेजने पड़े तो क्या वो सक्षम हो पाएंगे या नहीं। लेकिन भूलिए मत कि 2020 अगस्त में पूरे विश्व में कोरोना क्राइसिस भी चल रहा था। उस कोरोना क्राइसिस के दौरान सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिमांड बार बार उठ रही थी कि चाइना के रोल को कोविड के केस में एक्सप्लेन किया जाए। कोविड एक ऐसी डीप कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में खैर यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सच खुलने से कुछ बहुत कंट्रीज़ की पोल खुल जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह डिबेट हो रहा था और डिबेट ये था कि चाइना के रोल को इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो चाइना ने उस समय वैसे भी इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिलिट्री ट्रूप्स जिनजियांग से मिलिट्री एक्सरसाइज करके वापस आ रही थी, उस दौरान चाइना के वेस्टर्न मिलिट्री कमांड का जो थिएटर है उसका जो चीफ था, उसने ये चीज़ सोची कि क्यों ना मैं कुछ मिलिट्री कमांडर्स जो ग्राउंड पर हैं उनसे मदद लेकर एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करूं कि ये जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइज जिनजियांग में कर आ रही हैं, कि ये एक्सरसाइज करके वापस जाने के बजाय अगर इनको लद्दाख के साइड पर हम डिप्लॉय कर दें। उस समय चाइना का ये जो वेस्टर्न मिलिट्री कमांड का जो थिएटर कमांडर था वो बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति था जो चाइना के शी जिनपिंग के बहुत क्लोज था। वो हर हालात में अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स बनाना चाहता था, शी जिनपिंग को प्रोटेक्ट भी करना चाहता था कोरोना की इस पूरी डिबेट के तहत। तो उसने ये रणनीति के तहत एक गेम खेलने की कोशिश करी कि उसने इस मिलिट्री एक्सरसाइज से रिटर्निंग कुछ अधिकारियों को और कुछ मिलिट्री कमांडर्स को बोला कि आप सबसे पहले तो ट्रूप्स को लद्दाख साइड पे ले जाओ। उसका जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस था वो ये था कि अगर मान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में इन ट्रूप्स के तहत लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ हो जाता है, जो इवेंचुअली हुआ भी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि पूरे विश्व की सारी शक्तियां जो हैं वो उस समय सारी अटेंशन को डाइवर्ट करके भारत और चाइना के इस इशू पे ले आएंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य रहेगा कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज जो हैं जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये कहीं इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में कोई इशू को एस्केलेट इस प्रकार से ना कर दे कि कोई वायलेंट क्लैश पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि ये ट्रूप्स पहली बात तो यहाँ पर चाइना की जो है लद्दाख पर पहुंची। अब हमने जब ये देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी साहब ने फ़ोन किया नरवणे जी को, तो उन्होंने ये बताया कि चाइना की जो ट्रूप्स हैं वो बेसिकली मिनट पर मिनट अपनी तरफ की ओर बढ़ रही हैं और वो बेसिकली कैलाश रेंज में जो इंडिया की पोजीशंस जो भारत ने होल्ड कर रखी हैं उसके पास आ रही हैं। अब एक चीज़ गौर करने वाली यहाँ पर यह भी है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने जो यहाँ पर फ़ोन कॉल नरवणे जी को किया वो इसलिए भी किया था क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक इफेक्टिव लेवल पर बाउंड्री लाइन आज की डेट में है ही नहीं।
ये कहना गलत भी नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच में एक ऑफिशियल बॉर्डर भी नहीं है। यहाँ पर एक डिफेक्टो बाउंड्री है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक डिफेक्टो बॉर्डर है और यहाँ पर इस डिफेक्टो बॉर्डर होने के नाते जहाँ पर दोनों देशों के डिफरिंग परसेप्शंस हैं कि बाउंड्री एग्जैक्टली कहाँ है, इस रीजन से एक भी पार्टी की तरफ से अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर कोई भी मूवमेंट बाउंड्री लेवल पर होता है तो दूसरी साइड की आर्मी उसको हमेशा एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के नज़रिए से देखती है। यानी कि वो ये सोच के काम करती है कि दूसरी पार्टी यहाँ पर अपनी ट्रूप्स या कुछ भी मूवमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि वो इस एरिया को स्ट्रेटेजिकली डोमिनेट करना चाहती है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी की थिंकिंग भी उस मोमेंट पर यही थी कि कहीं चाइना जो ये 4 चाइनीज टैंक्स और कुछ इन्फेंट्री को लेकर आ रही है, इसके तहत कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि चाइना यहाँ पर रेचिनला के इलाके में एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बनाने की कोशिश करे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि जैसे ही चाइना की ट्रूप्स आईं और वो बार बार भारत के इन ट्रूप्स के पास आ रही थी, उस दौरान सबसे पहले तो क्योंकि ऑलरेडी जोशी साहब ने नरवाने जी को फ़ोन कर दिया था और नरवाने जी जो उस समय के आर्मी चीफ थे उनको अपडेट कर दिया था, इस कॉन्टेक्स्ट में जब तक उनका आंसर वापस नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है, इस केस में जोशी साहब ने अपनी मिलिट्री को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप यहाँ पर बेसिकली इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर करो। मिलिट्री लैंग्वेज में इल्यूमिनेटिंग राउंड का मतलब होता है वार्निंग शॉट्स, कि वार्निंग शॉट्स फायर करो, जो कि आज की डेट में इंडिया चाइना बाउंड्री पे जो डिफेक्टो बॉर्डर है एक इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत दूसरी पार्टी को एक कम्युनिकेशन मैसेज मिल जाता है शाम या रात के समय कि आप हमारे परसेप्शन ऑफ द बाउंड्री के बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। लेकिन इन इल्यूमिनेटिंग शॉट्स के बावजूद भी जनरल जोशी ने यह देखा कि पहली बात तो चाइना की मिलिट्री एडवांस करती गई, लेकिन इस दौरान जब तक बात नरवाने जी तक पहुंच चुकी थी, नरवाने जी ने इस मोमेंट पर उस समय पहली बात तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को फ़ोन लगा दिया था। उन्होंने साथ साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उस समय के बिपिन रावत जी थे उनको फ़ोन लगा दिया था। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर को फ़ोन लगा दिया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक फ़ोन करके बातचीत करने की कोशिश की थी। हर जगह पर उनका क्वेश्चन हर एक व्यक्ति से सिंपल ये था कि ऐसी ऐसी परिस्थिति यहाँ पर इवॉल्व हो रही है और इस इवॉल्विंग परिस्थिति में हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट ने उस समय तक अगर हम देखें तो चाइना को लेकर बाउंड्री लेवल पर एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया हुआ था। प्रोटोकॉल ये कहता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक आपको हाईएस्ट लेवल से क्लियरेंसेस नहीं मिलते तब तक पहली बात हमारी तरफ से कोई भी फायरिंग बॉर्डर पर नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये चीज़ हो रही थी तब 9:25 पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जी ने राजनाथ सिंह से क्लियर कट डायरेक्शंस फ़ोन पर मांगने की कोशिश करी, लेकिन उस समय जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने सिंपल बात ये बोली कि वो हायर लेवल पर एस्केलेट करके आपको वापस कॉल बैक करते हैं। जितनी देर में ये सब हुआ, मीनवाइल 9:30 बजे यानी कि नरवाने जी के फ़ोन कॉल के लगभग 5-7 मिनट के बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का दोबारा से फ़ोन नरवाने जी को आया और फ़ोन पे उन्होंने एक सिंपल सी बात ये बोली कि उनकी चर्चा हुई है चाइना के उस समय के कमांडर जो ये चीज़ कर रहे थे, जिसका नाम था मेजर जनरल लियू लिन। मेजर जनरल लियू लिन जो है उसने जनरल जोशी को फ़ोन करके ये बात बोल दी थी कि जो भी अभी है ये ट्रूप मूवमेंट वगैरह आपने ऑब्जर्व की है, इसको देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं, हमने ट्रूप मूवमेंट को रोक दिया है और कल सुबह 9:30 बजे एक फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं। ये चीज़ को कम्युनिकेट किया गया इवेंचुअली लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के तहत नरवाने जी को। जब 10 बजे तक ये बात नरवाने जी के टेबल तक पहुंच गई थी, इस कॉन्टेक्स्ट में रात के 10 बजे उसी दिन नरवाने जी ने फ़ोन करा फिर से राजनाथ सिंह को और अजीत डोवल को और उनको ये बात क्लियर कट बताई कि लियू लिन जो मेजर जनरल चाइना के थे जो ये गतिविधियां कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली ये सुझाव दिया है कि सुबह 9:30 बजे अगले दिन हम लोग मिलते हैं और चर्चा कर लेंगे अगर कोई यहाँ पर आपको एस्केलेशन देखने को या किसी प्रकार का कोई इशू देखने को मिला। लेकिन इसी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के मात्र 10 मिनट के बाद रात को 10:10 पर नरवाने जी को दोबारा से लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का कॉल आया। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर से बोला कि अभी मेरी चर्चा वैसे ही थोड़े मिनट पहले लियू लिन से हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि चाइना के टैंक्स अभी भी यहाँ पर रेचिनला के आसपास ही आ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए?
तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये वार्तालाप चल रही थी तो इस वार्तालाप के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने नरवाने जी को फ़ोन कॉल पे ये बात बोली कि कंसिडरिंग मुझे सामने वाली पार्टी की तरफ से आर्टिलरी दिख रही है तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि हमारे को ये करना चाहिए कि हमें भी अपनी आर्टिलरी का डेमोन्स्ट्रेशन कर देना चाहिए। और ये बात उन्होंने इस रीज़न से भी कही क्योंकि उस समय भारत की आर्टिलरी पहली बात तो पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट पे तैयार थी। तो लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का मानना था कि अगर हम अपनी आर्टिलरी को वहाँ पर सामने ले आते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि चाइना जो है इल्यूमिनेटिंग राउंड ऑफ वार्निंग शॉट्स के बावजूद जो नहीं समझी है शायद अब समझ जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज ये एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिलरी को सामने पेश करने की परमिशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि गौर कीजिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि पहली बात आज की डेट में यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में एक डिफेक्टो बॉर्डर है, एक एग्जैक्ट बॉर्डर ऑन द ग्राउंड नहीं है। और दूसरी बात कि ये परिस्थिति आज की डेट में पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर पर जो भारत के मिलिट्री कमांडर्स डिप्लॉयड हैं उनको परमिशन है कि वो कई हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स ऑफ आर्टिलरी प्रतिदिन डायरेक्टली चला सकते हैं बिना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के या किसी भी हायर अथॉरिटी के क्लियरेंस के बिना, क्योंकि वहां पर एक डिफेक्टो बॉर्डर नहीं बल्कि एक प्रॉपर बॉर्डर है। और यदि वो प्रॉपर बॉर्डर के ऊपर किसी प्रकार की कोई इन्फिल्ट्रेशन या किसी प्रकार की कोई गतिविधि देखने को मिलती है तो मिलिट्री कमांडर्स के पास एक कंप्लीट पावर है कि वो कंप्लीट ऑटोनॉमी के तहत पहली बात तो आर्टिलरी फायरिंग करें। लेकिन ये चीज़ चाइना बाउंड्री पर नहीं थी क्योंकि चाइना बाउंड्री पे प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग प्रकार का है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात का सुझाव लेफ्टिनेंट जनरल जोशी की तरफ से नरवाने साहब को दिया गया तो नरवाने साहब ने उस समय किसी प्रकार से पहली बात तो इस चीज़ को गो हेड नहीं दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि नरवाने साहब उस समय आर्मी के कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने जोशी साहब को बोला कि आप रुकिए, और जब वो यहाँ पर वेट कर रहे थे उस समय नरवाने साहब ने आर्मी के कंट्रोल रूम में बैठकर सारे के सारे ऑप्शंस आर्मी के जो कंट्रोल रूम में होकर वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कमांडर्स के साथ मिलकर डिस्कशन की। उसमें उन्होंने हर एक प्रकार के ऑप्शन को डिस्कस किया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। इसी दौरान जब आर्मी के वॉर रूम में ये डिस्कशंस चल रही थी नरवाने साहब की, उस दौरान पूरी की पूरी नॉर्दर्न फ्रंट को बाय डिफ़ॉल्ट आर्मी चीफ के ऑर्डर पे अलर्ट रखा गया था और यहाँ पर सारे जितने भी लाइकली एरियाज ऑफ क्लैश चाइना के साथ जो हो सकते थे उनको बेसिकली ग्राउंड लेवल पर अग्रेसिव लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही थी 10:10 के कॉल के बाद, और 10:10 के इस कॉल के बाद 10:30 बजे राजनाथ सिंह का फ़ोन उसके बाद नरवाने जी को दोबारा आता है। नरवाने जी को जब कॉल आता है तो राजनाथ सिंह बताते हैं कि उनकी बात प्रधानमंत्री से हो चुकी है और प्रधानमंत्री का मैसेज वो आपको कम्युनिकेट करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज ये दिया गया नरवाने जी को कि उन्होंने बोला कि रक्षा मंत्री ने कि प्रधानमंत्री ने आपको ये बोला है कि जो उचित समझो वो ही करो। जो उचित समझो वही करो का मतलब ये है कि 10:30 बजे इवेंचुअली एक क्लैरिटी दे दी गई थी यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी की तरफ से बहुत क्लियरली आर्मी चीफ को कि ये अब मिलिट्री का एक प्योर डिसीजन होने वाला है और यहाँ पर ओनस ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल मिलिट्री लेवल पर एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। इस दौरान जब ये क्लैरिटी नरवाने जी को मिली तो वो बेसिकली उस समय पहली बात तो अपने ऑफिस में बैठे और अपने ऑफिस में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठ के वो पूरे के पूरे नॉर्दर्न फ्रंट की मैप को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक देख रहे थे और उस मैप को देखते देखते अपने माइंड में वो विजुअलाइज कर रहे थे पूरी की पूरी भारत की मिलिट्री प्रेजेंस और कहाँ कहाँ पर इंडियन आर्मी जो है वो रेडी थी किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए। अब सारा डिबेट यहाँ पर उठता है इस पर्टिकुलर लाइन को लेकर कि जो उचित समझो वो करो। जो उचित समझो वो करो कोई कंट्रोवर्शियल लाइन यहाँ पर इस रीज़न से भी नहीं है क्योंकि इस एपिसोड से एक चीज़ डेफिनेटली प्रूव हो जाती है कि यहाँ पर पहली बात तो जो नरवाने जी की किताब में ये पूरा एपिसोड जो मैंने आपको बताया लिखा गया है, ये पहली बात तो किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट या आर्मी के बीच में क्लैश या फाइट को पोर्ट्रे नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण है कि यहाँ पर ये चीज़ प्रूव होती है कि गवर्नमेंट को डिसीजन पहली बात तो किस तरीके से लेना है, वो भी एक फास्ट मूविंग सिचुएशन इस प्रकार की जो यहाँ पर देखी गई। दूसरी बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी प्रकार से वॉर का डिसीजन अगर यानी कि वॉर किसी प्रकार की करनी है पहली बात तो वो डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, आर्मी का नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी बात,
चाइना के चंद टैंक्स, 4 टू बी प्रिसाइज, और इसके साथ साथ थोड़ी सी इन्फेंट्री कतई ही ये सिग्निफाई नहीं कर रही थी पहली बात कि चाइना यहाँ पर एक वॉर के लिए आ रही थी। यहाँ पर अगर ये चीज़ आप समझते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये वॉर मॉन्गरिंग का सिचुएशन तो कतई ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि किसी भी तरीके से जो चाइना को लेकर और जो नरवाने जी को यहाँ पर लेकर ऑर्डर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें ये बात डिसीजन क्लियर कट तरीके से दी गई कि हमें ना तो फायर करना है और ना ही हमें कोई फायरिंग से परहेज भी करना है, क्योंकि जब ये बात बोली गई कि जो उचित समझो वो करो, तो ये एक बहुत ही क्लियर कट तरीके से, गलत नहीं होगा कहना कि एक कॉन्शियस पॉलिटिकल चॉइस था कि जिसके तहत आर्मी डिसाइड करेगी कि कितना एस्केलेशन आवश्यक है या नहीं है बेस्ड अपॉन द ग्राउंड रियलिटी उस मोमेंट की। ये एपिसोड एक बहुत क्लियर कट तरीके से ये भी साबित करता है कि हमें यहाँ पर जो जानने की आवश्यकता है वो ये है कि किस प्रकार से भारत में उस समय इस एपिसोड के तहत एक चीज डेफिनेटली जो प्रूव हुई वो ये थी कि हमारे पास एक रिटन क्लियर कट क्राइसिस डॉक्ट्रिन नहीं था, वो भी तब खास करके जब चाइना के ये ग्रे जोन टैक्टिक्स यहाँ पर क्लियरली विजिबल थे। और यहाँ पर ये जो चाइना की ग्रे जोन टैक्टिक्स हमने देखने को मिले, जिसमें लिन लुई जो मेजर जनरल चाइना की ये गतिविधियां कर रहे थे, उन टैक्टिक्स को रिजॉल्व करने का किसी भी प्रकार के लिए भारत के पास एक रिटर्न डॉक्ट्रिन जो नहीं था, ये कमी डेफिनेटली वहां पर उजागर भी हुई। और इस पर्टिकुलर इशू के बाद भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी लर्न करा। भारत ने लेसन ये लर्न करा कि चाइना की जो पूरी गतिविधियां भारत के खिलाफ हैं, वो पहली बात तो फॉल करती हैं ग्रे जोन वॉर टैक्टिक्स में। ग्रे जोन वॉर टैक्टिक एक साधारण लैंग्वेज में एक ऐसा टैक्टिक होता है जहां पर आपका एडवर्सरी जो है, यानी कि चाइना जो है, वो भारत के ऊपर हार्म इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, लेकिन भारत को ओपनली हर्ट करना नहीं चाहता और किसी भी तरीके से वो एक वॉर शुरू नहीं करना चाहता। अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज से बोलूं कि ग्रे जोन वॉर आफ्टर ऑल होता क्या है, आप एक मोमेंट पर समझिए कि मैं आपके बाजू में बैठा हूं, अगर मैंने आपके मुंह पर एक घूसा मारा तो वो घूसा मारना मेरा आपके मुंह पर होगा वॉर। लेकिन अगर मैं मान लीजिए आपके बगल में बैठा हूं और बिना घूसा मारे मान लीजिए मैं एक पेन पकड़ के बार बार आपको पेन की निब चुबाए जा रहा हूं, बार बार यूं आपको कोनी मार रहा हूं, अगर आपको ये कर रहा हूं, मैं हल्का सा पेन चुबा रहा हूं, कोनी मार रहा हूं, इसको कहते हैं ग्रे जोन वॉर। क्योंकि यहां पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ सीरियस आपके साथ करूं, पर मेरा उद्देश्य ये जरूर है कि कोनी मारने से, आपको पेन से प्रोवोक करने से मैं आपको मेंटली यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं। चाइना प्रिसाइसली आज की डेट में ये ग्रे जोन टैक्टिक्स को पहली बात तो मास्टर कर चुकी है। वो क्या करती है, भारत ने समझा कि छोटे छोटे पेट्रोल्स भेज दी है, जैसा उसने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भेजा कि 4 टैंक्स और कुछ इन्फेंट्री भेज दी। फिर कई बार भारत ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी एक पैटर्न के तहत कि यहाँ पर वो कुछ सड़कें बना देती है, जो अक्सर हम देखते हैं कि आज की डेट में सैटेलाइट इमेजरी में पकड़ी जाती हैं, या कई बार वो मैप को ही चेंज कर देती है और कहती है कि ये टेरिटरी हमारी है। जैसे आज की डेट में सबसे पहले वो अरुणाचल के कुछ गाँव या लद्दाख के कुछ गाँव का गेम खेलती है। फिर कई बार हमने देखा कि ग्रे जोन टैक्टिक में एक और प्रोवोकेशन चाइना की तरफ से ये होता है कि वो कुछ गाँव के नाम ही बदलकर तुरंत जो है पेश करना शुरू कर देती है। इस पर्टिकुलर चीज से भारत को एक चीज समझ आ गई कि इवन जो रेचिन ला का कैंपेन यहां पर हुआ था, ये पर्टिकुलर कैंपेन पहली बात तो एक क्लियर कट एग्जाम्पल था ग्रे जोन टैक्टिक का। क्योंकि इस ग्रे जोन टैक्टिक से चाइना का एम ये था कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती थी, जो उसने सक्षम तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल जोशी और नरवाने साहब के बीच में करने की कोशिश करी। वो भारत का डिसीजन डिले करवाना चाहती थी, जो नरवाने जी के बीच में और बाकी हायर पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में कम्युनिकेशन में 1-1.25 घंटे का लीडरशिप लैग का हमने टाइम देखा, वो उसने देखने की कोशिश करी। और तीसरा, वो कहीं ना कहीं डाइसेक्ट करना, यानी कि वो कहीं ना कहीं डिवाइड करना चाहती थी भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को। जिस रीजन से जो यहाँ पर पूरा रेचिन्ना वाला एपिसोड है, जिसमें ये पूरी स्टोरी नरवाने जी की किताब में दिखेगी, वो एक क्लियर कट उदाहरण था ग्रे जोन टैक्टिक का। क्योंकि यहाँ पर चाइना आपको बेसिकली पुश करना चाहती थी 2 बैड ऑप्शंस में। पहला गलत ऑप्शन और बैड ऑप्शन ये है कि आप कुछ मत कीजिए, और दूसरा बैड ऑप्शन है कि आप वॉर एस्केलेट कर दीजिए, और यहाँ पर दोनों ही उचित नहीं थे।
इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद, क्योंकि भूलिए मत ये एपिसोड अगस्त 2020 में हुआ और चंद महीने पहले गलवान घाटी में भी भारत और चीन के बीच में एक झड़प और क्लैश भी हुई थी। ये गलवान घाटी की क्लैश का बिल्कुल मुद्दा अलग है। वो सस्ते जैसे एक्टरों की जो चिपड़ मूवीज़ आ रही हैं, उस मूवीज़ के भरोसे मत सोचिए कि गलवान में क्या हुआ था, लेकिन गलवान एक अलग इशू है। लेकिन क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी में देखने को मिला था, उस कंटिन्यूटी के तहत एक चीज डेफिनेट थी कि इस पर्टिकुलर एपिसोड रिचिनला के बाद भारत ने एक इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रे जोन टैक्टिक्स आर्मी के लेवल पर ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। इस ग्रे जोन वॉर टैक्टिक की जो फिलॉसफी है, जो डॉक्ट्रिन भारत ने बनाया, उसकी फिलॉसफी थी कि चाइना को आने वाले समय में पहली बात किसी भी प्रकार के ग्रे जोन टैक्टिक्स में सक्षम ना होने देना। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर एक ग्रे जोन टैक्टिक का इसकी फिलॉसफी थी कि भारत एक जवाब ऐसा देगा कि चाइना को वो कॉस्ट पहली बात तो फील हो, और तीसरा जवाब भी ऐसा हो जो कि बिलो द वॉर पोटेंशियल लेवल का हो, तो इसकी वजह से भारत जो है एस्केलेशन को कंट्रोल कर पाए। आज अगर हम बात करें तो भारत के ग्रे जोन डॉक्ट्रिन के तहत कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। इस ग्रे जोन डॉक्ट्रिन में भारत ने अपनी इंटेंट बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर पेश की है, जिसके तहत 4 सवालों पे डिस्कशन सबसे पहले होगी अगर ग्रे जोन टैक्टिक सामने आया तो। अगर चाइना ने दोबारा ग्रे जोन टैक्टिक किया तो ये ग्रे जोन वॉर टैक्टिक डॉक्ट्रिन जो है हमारा, वो ये बोलता है कि भारत सबसे पहले यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेगा कि अगले 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इन 3 लेवल्स पर पहली बात हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और भारत को क्या अचीव करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगले 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे भारत को मिलिट्री लेवल पर क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक क्लियर कट इंटेंट का क्वेश्चन ये है कि भारत अगले इन 3 लेवल्स पर 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बिना किसी हायर लेवल की अथॉरिटी के क्लियरेंस के मिलिट्री ग्राउंड लेवल पर क्या काम करेगी। तो ये जो पूरा एपिसोड था जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी साहब जो हैं जनरल नरवाने को बार बार फोन कर रहे थे और इनके फोन कॉल्स इवेंचुअली पॉलिटिकल लीडरशिप पे जा रहे थे, ये तीसरे क्वेश्चन ने डॉक्ट्रिन पे इस चीज को सॉल्व कर दिया। क्योंकि आज की डेट में जैसे पाकिस्तान को लेकर हमारा डॉक्ट्रिन है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की इन्फेंट्री फायरिंग होती है तो हमारे यहाँ के मिलिट्री कमांडर्स उसी तरीके से मिरर्ड ऑपरेशंस करेंगे। तो यहां पर चाइना के ग्रे जोन टैक्टिक्स को लेकर भी एक काउंटर रिस्पॉन्स तैयार कर दिया गया। और चौथा कि यहां पर इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में यह भी मेंशन कर दिया गया सबसे क्लियरली कि भारत के लिए मिलिट्री लेवल पर इस पर्टिकुलर ग्रे जोन टैक्टिक के टाइम पर कौन से ऑपरेशंस एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, ताकि एक क्लियर कट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डॉक्ट्रिनल लेवल पर पहली बात तो मिलिट्री को दे दी जाए जो दे दी गई है। दूसरा, भारत ने एक 5 स्टेप का रिस्पॉन्स लैडर इस एपिसोड के बाद इस्टेब्लिश किया है। पहला लैडर ये है कि भारत सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, एक्सपोज करेगा चाइना के एक्शंस को विद प्रूफ। यानी कि चाइना अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रे जोन टैक्टिक करता है, ट्रूप्स भेज दी, पेट्रोलिंग कर ली, किसी प्रकार से नाम चेंज कर लिया, इसी रीजन से आप देखो कि तुरंत भारत उसको डिटेक्ट करके एक्सपोज करता है। आज जब आप सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर टैक्टिक का खंडन होते हुए देखते हो, जहां पर MEA इंस्टेंटली एक स्टेटमेंट रिलीज कर देता है, वो आता है इस डॉक्ट्रिन के डिटेक्ट एंड एक्सपोज एक्शन के तहत। दूसरा, भारत का एस्केलेशन लैडर में जो 5 स्टेप रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी है वो ये इंश्योर करेगा सेकंड स्टेप पर कि किसी भी तरीके से चाइना के ग्रे जोन टैक्टिक को एक न्यू नॉर्मल ना बनने दिया जाए। यानी कि अगर चाइना ने मान लो अपनी ट्रूप्स एक परसेप्चुअल लाइन ऑफ LAC के पास लाने की कोशिश की है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि भारत जो है सबसे पहले चाइना को इस तरीके से पुशबैक ऑफर करेगा कि चाइना उसको एक न्यू नॉर्मल ना बना ले, यानी कि चाइना उस इलाके में दोबारा अपनी मिलिट्री भारत के परसेप्चुअल LAC के पास ना लाए। तीसरा, भारत यहां पर लोकल लेवल पर आर्मी को क्लैरिटी दे दी गई है कि आप लिमिटेड लोकल लेवल पर कॉस्ट इंपोज करोगे। चौथा, कॉस्ट इंपोज यहां पर यह भी बोला गया है कि सिर्फ लोकल लेवल पर मिलिट्री नहीं करेगी, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली अलग अलग डोमेन्स में भी होगा। और ये जो अलग अलग डोमेन्स में होगा, इस पॉइंट पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, पर इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पांचवा कि भारत हर तरीके से इंश्योर करेगा कि किसी भी प्रकार से एस्केलेशन यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। तो एक चीज तय है, भारत इस 5 स्टेप एस्केलेशन लैडर को
एकदम डिलिबरेटली और फोर्सेबली दौड़ता हुआ क्लाइंब नहीं करेगा। वो क्लाइंब करेगा कौन से स्टेप पर कब जाना है, डिपेंडिंग अपॉन चाइना के ग्रे जोन टैक्टिक बिहेवियर को लेकर। इसके साथ साथ भारत ने यहाँ पर यह भी डिसाइड किया है कि वो विजिबल लेवल पर ट्रिप वायरिंग करेगी। ट्रिप वायरिंग का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए चाइना किसी प्रकार से कोई पेट्रोल भेज रहा है, भारत भी पेट्रोलिंग भेजेगी। अगर चाइना किसी प्रकार से कोई सर्वेलेंस कर रहा है, भारत भी सेंसर्स का प्रयोग करके सर्वेलेंस करेगी, ताकि चाइना के हर एक मूव को पहली बात तो डिटेक्ट कर लिया जाए, डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। ग्रे जोन क्राइसिस सेल GZCC इस डॉक्ट्रिन के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स, इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके साथ साथ सर्विस चीफ्स, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ चीफ और डिफेंस साइबर एजेंसी चीफ, इन सारों को पहली बात यहाँ पर इस क्राइसिस सेल में बना के मेंबर्स रखा गया है। इन क्राइसिस सेल के तहत ये इंश्योर किया जाएगा सबसे पहले कि एक सिंगल ऑपरेटिंग पिक्चर इस्टेब्लिश हो किसी भी ग्रे जोन टैक्टिक के तहत। दूसरा, अगर चाइना यहाँ पर कोई भी ग्रे जोन टैक्टिक करती है, मान लीजिए कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आके उस पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई मूव डिस्प्ले करती है जिसको भारत परसीव करता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का गेम है, तो भारत को दो काम करने हैं। सबसे पहला, वो लोकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर कॉस्ट इंपोज करेगी, और दूसरा, जो आपको मैंने 5 स्टेप रिस्पॉन्स लेटर में ऊपर बताया था, खास करके 4th वाला स्टेप अगर आपको याद हो, कि भारत कॉस्ट इंपोज करेगा अदर डोमेन्स में। यहां पर रॉ चीफ को डिलिबरेटली रखने का उद्देश्य ये है, एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यहां पर रखने का उद्देश्य ये है कि भारत यहां पर कॉस्ट इंपोज करेगा चाइना को एक साइबर लेवल पर, एक डिप्लोमेटिक लेवल पर, एक इंटेलिजेंस लेवल पर, एक इंफॉर्मेशन वॉर लेवल पर। इसी रीजन से आप देखिए कि इस क्राइसिस जोन सेल के अंदर डिफेंस साइबर चीफ जो है वो भी यहाँ पर जो है एक मेंबर है ऑफिशियली, अलोंग विद द रॉ चीफ और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक चीज डेफिनेटली क्लियर है यहाँ पर इस पूरी स्ट्रेटेजी से, कि भारत ने यहाँ पर इस एपिसोड के बाद जो कोर लर्निंग की है वो ये है कि यहाँ हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके से कि अगर मान लीजिए चाइना ने कोई भी प्रोबिंग ऑपरेशन ग्रे जोन टैक्टिक के तहत करने की कोशिश करी, तो उसका रिस्पॉन्स उसको डिप्लोमेटिक लेवल, इंटेलिजेंस लेवल और ऑपरेशनल लेवल तीनों जगह पर मिलेगा। तो ये है पूरा मुद्दा इस पर्टिकुलर किताब और इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। यहाँ पर इशू सारा यही है कि सिलेक्टिव लेवल पर पैराग्राफ्स को कोट करके अगर आप गेम खेलेंगे और लार्जर पिक्चर जो इन इशू के बाद का जो सिनेरियो वो नहीं बताएंगे, तो देश को गुमराह मत कीजिए, बल्कि पूरी पिक्चर पेश करिए ताकि लोग भी इस चीज़ को लेकर समझ पाएं और जागरूक हो पाएं। धन्यवाद।